अब दो प्रकार के स्वनिम होते हैं। एक स्वनिम तो है खंड्य। स्वर और व्यंजन खंड्य स्वनिम के अंतर्गत आते हैं, मैंने आपको बताया। दूसरे प्रकार के स्वनिम वे हैं जिनका स्वतंत्र या अलग से उच्चारण नहीं किया जाता। इन्हें कहते हैं खंड्येतर, यानी खंड्य स्वनिमों से अलग। खंड्येतर संधि देख लीजिए, खंड्य प्लस इतर। तो खंड्य प्लस इतर की जब आप संधि करेंगे तो वो खंड्येतर हो जाए। जानते आप सब होंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है खंड्येतर में। वो तो आपको याद रहेगा, 10 स्वर स्वनिम और 30 आपके व्यंजन स्वनिम। अब ये खंड्येतर कौन से होते हैं? खंड्येतर भी अर्थ परिवर्तन में सक्षम है। तो याद रखिए, मैंने कहा कि जो ध्वनियाँ अर्थ परिवर्तन में सक्षम हैं और एक की जगह दूसरी नहीं आ सकती, उसे आप स्वनिम कहेंगे। ये इन खंड्येतर पर भी परिभाषा लागू होती है। आप देखिए, मैंने कहा मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। अगर मैंने एक पर जोर दे दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा मकान जिसमें एक खिड़की हो। और अगर मैंने कहा खिड़की वाला पर जोर दे दिया, मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए, तो ऐसा मकान जिसमें खूब हवा आती हो और जिसमें खिड़कियां हो, ये अर्थ इसका हो जाएगा। ये अर्थ परिवर्तन कैसे हुआ? ये अर्थ परिवर्तन हुआ शब्द पर जोर देने से, जिसे हम कहते हैं बलाघात। तो ये बलाघात का एक उदाहरण मैंने आपको बताया। अब देखिए, मैं एक दूसरी बात आपसे कहता हूं। क्यों जी राम गया? अब इसका अर्थ तो ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं से। और दूसरा, अब देखिए इसी को बोलूंगा, क्यों जी राम गया, अर्थात उसे नहीं जाना चाहिए था फिर भी गया। ये अर्थ इसका हो जाएगा। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं अनुतान। अर्थात इसमें आप आपकी स्वरतंत्रियों से इस पर खींच करके बोल रहे हैं। जैसे आप दरवाजे पर आए और आपने दरवाज़ा खोलकर प्रवेश किया। मैंने कहा क्या? एक। फिर मैंने कहा क्या, क्योंकि उसमें मैंने सुर के साथ उसको बोला, तो इसका भी अर्थ परिवर्तन हो गया। तीसरा है दीर्घता। भोलानाथ जी तिवारी ने इसको दीर्घता कहा है, लेकिन मैं इसको दीर्घता कहने के पक्ष में नहीं हूँ। भोलानाथ जी तो मेरे गुरु थे। तो दीर्घता, जैसे देखिए बला, अब दूसरा करता हूँ बल्ला, हो गया ना अर्थ परिवर्तन। ये क्या बला आ गई, एक तो अर्थ ये हो गया। और लय को अगर मैंने द्वित्व कर दिया, डबल कर दिया, तो उसका अर्थ हो जाएगा क्रिकेट खेलने का बल्ला। तो ये केवल दीर्घता के कारण अर्थ में परिवर्तन हुआ। तो दीर्घता में या कि द्वित्वता में अर्थ परिवर्तन की क्षमता है, इसलिए इसको भी हम स्वनिम मानते हैं। तीसरा है अनुनासिकता। अनुनासिकता ये क्या है? जिसके उच्चारण में प्रश्वास नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ध्यान दीजिए, पहले मैंने कहा नासिक के पांचों व्यंजन वर्गों की अंतिम जो ध्वनियां हैं उन्हें हम नासिक कहते हैं। नासिक में पूरा प्रश्वास नाक से निकलता है, मुंह से नहीं निकलता। देखिए, जैसे मैं बोलता हूं मैं, मैं, तो ये है, देखिए प फ ब भ ये है उसका उच्चारण। क्योंकि जो ही आपने ओंठों को अलग किया नहीं, उसमें ए मिल जाएगा। मैं, ये तो ए आ गया इसमें। तो बिना ए के जब आप नासिक के व्यंजन को बोलते हैं तो इनका उच्चारण इसी तरह से होता है। तो मैंने कहा कि अनुनासिक अर्थात जिसमें नाक और मुंह दोनों से प्रश्वास निकलता है, इसको हम कहते हैं अनुनासिकता। देखिए, ये अनुनासिकता भी अर्थभेद कर देती है।
अर्थ में परिवर्तन कर देती है। जैसे सास, सास तो आप जानते हैं, सासू जी। अब सा पर आप अनुनासिकता लगाइए, सांस, ये हम जो ले रहे हैं वो सांस है। अगर हमने ये अनुनासिकता नहीं लगाई तो अर्थ एक है, अनुनासिकता लगाई तो देखिए इसका अर्थ बदल गया। चलिए सास को मत मानिए, दूसरा लीजिए, गोद और गोंद। गोद जानते ही अंक, और गोंद इसका तात्पर्य भी आप जानते हैं, गम, जिसे आपने कहा। एक फिर है संहिता। मैंने एक शब्द बोला सिर का, मेरे सिर का टोपा कहाँ है। सिर के साथ का को थोड़ा अलग सरका के बोला तो अलग सरका के लिखा तो अर्थ ये हो गया क्या, सिर का, सिर का टोपा। और मिला के जैसे बोलिए सिर का, सिर का वो खाने का पदार्थ हो गया जिससे आप अचार बनाते हैं या उनको सड़ने से बचाने के लिए डालते हैं, वो पदार्थ हो गया। तो संहिता का मतलब है कि दोनों को आप मिलाकर बोल रहे हैं कि उनको अलग करके बोल रहे हैं। अगर अलग करके बोल रहे हैं तो अर्थ बदल जाएगा। तो इसलिए भाई मेरे, बलाघात अर्थ परिवर्तन करने में सक्षम है, स्वराघात अर्थ परिवर्तन करने में सक्षम है। फिर भोलानाथ जी के हिसाब से दीर्घता, और मैं कहता हूँ द्वित्वता, यह भी अर्थ परिवर्तन करने में सक्षम है। अनुनासिकता भी अर्थ परिवर्तन करने में सक्षम है, और संहिता भी अर्थ परिवर्तन करने में सक्षम है। हमने स्वनिम की क्या परिभाषा दी थी कि वे परस्पर विरोधी होते हैं और अर्थ परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो पांच मैंने आपको कहे, एक तो बलाघात, अनुतान, दीर्घता, अनुनासिकता और आपके संहिता, ये पांच भी क्योंकि अर्थ परिवर्तन करने में सक्षम हैं, इसलिए ये भी स्वनिम हैं। इनको भी हमें जानना पड़ेगा। और ये आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, खंडेतर स्वनिम। ये हैं वो खंडेतर स्वनिम। खंडेतर स्वनिम क्या हैं? ये हैं जिनको हम अलग से नहीं बोल सकते। आप क्या अनुनासिकता को अलग से बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या आप जो है अलग से बलाघात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। या तो स्वर पर बलाघात होगा या व्यंजन पर बलाघात होगा। इसी तरह से अनुतान भी है। तो इसको हम खंडेतर स्वनिम कहते हैं, और ये आपके उसमें सम्मिलित है। इसको ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाता है। अब इसके मैंने आपके लिए एक अनुतान का एक और उदाहरण लाया था। जरा सोचिए तो, सड़क बीच चलने वालों से क्या पूछूं। एक मैं ये इस तरह बोलूँगा, सड़क बीच चलने वालों से क्या पूछूं, अर्थ कुछ और ही हो गया। अर्थात जो सड़क पर चलते हैं अनजान लोग, उनसे क्या पूछना, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। और एक सड़क बीच चलने वालों से क्या पूछूं, अगर इस तरह से आप कहेंगे तो अर्थ ज़रा बदल जाएगा। यानी उनसे क्या पूछना चाहिए मुझे। खैर, इसी का एक और भी है, वो ये आपका आता है इसमें अनुतान में, कामायनी का है। श्रद्धा बोलती है, अरे तुम इतने अधिक अधीर, हार बैठे जीवन का दाव। अरे, अब अरे जो है इस पर अनुतान लगाइए। अरे, एक तो यूँ बोल दिया आपने, एक आपने कहा अरे तुम इतने अधिक अधीर, तो ये अनुतान के कारण इसमें अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो ये पांचों जो हैं आपके खंडेतर कहलाते हैं। तो हिंदी में खंड तो कितने हुए? 10 स्वर और 30 व्यंजन, और उसके बाद ये आपके 5 आपके खंडेतर। अब देखने की बात यह है कि इन सब के उदाहरण भी हमारे पास होने चाहिए। मैंने कहा था न, लह और मह, ये ये तीन जो हैं ये भी स्वनिम हैं। आप कहेंगे स्वनिम है तो इनके उदाहरण दीजिए। अल्पतम युग्म, तो आप देखिए न और न का,
कान, और अब न बोलिए, कान्ह। कान्ह तो आपके श्री कृष्ण हो गए और कान आपका देख ही रहे हैं आप। तो दोनों ये अल्पतम युग्म के उदाहरण हैं, न और न। न के स्थान पर न किया, अर्थ में परिवर्तन हो गया। अब मैं और मैं का देखिए, आपने कहा कुमार, ठीक है, किसी के आप लिख दीजिए राजकुमार वगैरह, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा मैं लिखिए जरा, मैं की जगह कुम्हार, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति। तो ये इन दोनों के भी अल्पतम युग्म आपके पास हैं। ल और लह के भी बताइए, आला और आल्हा। आला तो ये दीवारों में जो होते हैं वो, और आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाने वाला एक लोकगीत, एक लंबा है, इसे लोक गाथा कहूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, जिसमें आल्हा और ऊदल की वीरता के किस्से हैं। तो ये भी, तो ये सिद्ध हुआ कि न, मैं और ये आपका लह, ये भी हिंदी में स्वनिम की भूमिका निभाते हैं। तो इनको भी आपको मानना पड़ेगा। मैंने आपको बताऊं, ये ऋण, ऋण का क्या चक्कर है, कहाँ कहाँ से मानेंगे आप इसको, ऋण को। गुण और गुण, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, आप में कोई गुण ही नहीं है, और बहुत सारे लोग बोल जाएंगे गुण ही नहीं है, न के स्थान पर ऋण बोल जाएंगे। तो ऐसी दशा में अब मैं इसको क्या कहूँ, मैं ये अर्थ परिवर्तन नहीं करता, ये तो मुक्त वितरण में है, एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है, अर्थ वही रहता है। तो जरा इस पॉइंट को याद रखिए। अब मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जिसमें न के स्थान पर ऋण कर दें तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा अनु, और एक मैंने कहा अणु, अर्थ में परिवर्तन हो गया। अणु तो सबसे छोटा कण अणु कहलाता है, और अनु ये एक उपसर्ग है, जैसे हम कहते हैं अनुरूप, अनुगमन, अनुशीलन, ये उपसर्ग के रूप में काम आ रहा है, तो अर्थ में परिवर्तन हो गया। ऋण के स्थान पर न करते ही ये विरोधी वितरण में हो गए, तब फिर आप इसको कहेंगे कि ये स्वनिम है। तो दो बातें हुई कि ऋण और न ये मुक्त वितरण में भी आते हैं, और ये जो हैं आपके विरोधी वितरण में भी आते हैं, अर्थ परिवर्तन भी कर देते हैं। तो हमारे सामने समस्या ये आ जाती है कि हम इसे क्या कहें, हम इसे स्वनिम कहें या फिर हम इसे स्वनिम न मानें। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये स्वन जो है दो तरह की भूमिका रखता है, कभी ये स्वनिम के रूप में काम करता है और कभी ये जो है मुक्त वितरण में काम करता है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये बात जोड़ ही दी गई है कि समस्या है, तो इसको आप समस्या के रूप में ही स्वीकार कर लीजिए और मान लीजिए कि इसको हम दो तरह से देखते हैं। अब कुछ और ध्वनियाँ भी हैं, कुछ और स्वन भी हैं जिनके प्रयोग में इस तरह की कठिनाई हमारे सामने आती है। देखिए, जैसे आपने कहा क ख ग घ ङ, इस और च छ ज झ ङ और त थ द ध न, ये तीन जो हैं अलग अलग वितरण में आते हैं, परिपूरक वितरण में आते हैं, इसलिए ये सहस्वनिम हैं। इनमें एक के स्थान पर दूसरा नहीं आ सकता, ये निश्चित वितरण में ही आते हैं। क ख ग घ ङ कहाँ आता है? ये कवर्ग के पहले ही आता है, अन्यत्र नहीं। ये कहाँ आता है? यह चवर्ग के पहले आता है, अन्यत्र नहीं। परंतु इसमें दो अपवाद हैं। वांग्मय, वांग्मय अभी मैंने कहा क ख ग घ ङ जो है उसके पहले आता है, कवर्ग के पहले, लेकिन यहाँ तो पवर्ग के मैं के पहले आ रहा है। वांग्मय, परांगमुख, ऐसे एक दो इसके अपवाद मिलते हैं, अन्यथा
इसके प्रयोग की स्थितियां सुनिश्चित हैं, इनमें किसी प्रकार का एक के स्थान पर या एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग नहीं होता। अब अच्छे पढ़े लिखे लोग फिर गलती करते हैं ड़ और ड। आपने कभी ध्यान दिया है क्या इनके उच्चारण पर? तो दीजिए, ये दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं। ये ड़ और ड, संस्कृत में ड था, ड़ नहीं था। इसी तरह वो ढ, ढक्कन वाला ढ, और दूसरा नीचे जिस पर आप बिंदी लगाते हैं ढ़। अब जरा इनको बोल के तो देखिए, दोनों के बोलने की स्थितियां भी अलग अलग हैं। ध्यान दें, ड़, जीभ को पीछे तालू से सटाकर आप रगड़ते हुए आगे लाते हैं, ड़। और ड कैसे बोलते हैं आप? जीभ को उलटकर तालू से, कठोर तालू से सटाकर, देखिए ड, झटके से आप पीछे हटाते हैं, ये तो है ड। और ड़ में जीभ रगड़ती हुई बाहर आती है। ढ की भी यही स्थिति है, लेकिन लोग इनके प्रयोग में सावधानी नहीं बरतते हैं। कैसे सावधानी नहीं बरतते साहब? खड़ा और उसकी जगह खड़ा लिख दिया, या तो आप ये देखें कि ये कहाँ आते हैं। ड़ के प्रयोग की स्थिति अलग है, ड के प्रयोग की स्थिति अलग है। ड स्वनिम का और ड़ को जो है वो सहस्वनिम माना जाता था। इनका वितरण निश्चित वितरण में आते हैं परिपूरक में। जो आपका ड़ है वो शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आता, यह हमेशा शब्द के अंत में आता है या फिर शब्द के बीच में आता है। जैसे आपने कहा खड़ा, तो ख और आ के बीच में ड़ आया तो खड़ा। जैसे आपने कहा लड़ाई, यहाँ पर फिर बीच में आ रहा है, पहले भी स्वर है, ल में मिला हुआ है, और बाद में भी स्वर है लड़ाई, ये बीच में आता है। तो स्थिति क्या बनी? या तो ये शब्द के अंत में आता है, और या ये शब्द के बीच में दो स्वरों के बीच में आता है। ये घोड़ा, घोड़ा में भी आप देखें, घो ओ स्वर आ गया इधर, और ड़ा में आ स्वर आ गया, तो इस तरह ड़ बीच में आया। तो ये जो बिंदी वाला ड़ है, यह कहाँ कहाँ आया? या तो शब्द के अंत में आता है, और या शब्द के बीच में दो स्वरों के मध्य आता है। यही स्थिति आपके न और ये की भी है। न और ये में क्या होता है? ये हमेशा कवर की ध्वनियों के पहले आता है, और ये चवर्गीय ध्वनियों के पहले आता है। तो विद्वानों ने क्या माना? उन्होंने कहा न को तो मान लीजिए आप स्वनिम, और ये और ये आपका मैं, इनको आप मान लीजिए सहस्वनिम। ये तो हैं सहस्वनिम, ये और न, और न जो है वह है स्वनिम। इसी तरह से ड और ड़ की स्थिति है, ये निश्चित वितरण में होने के कारण एक दूसरे के सहस्वनिम है। मैंने आपसे कहा ढ और ढ़, इसके उच्चारण में भी अंतर है। ढ में आप सीधा टकरा कर वापस ले लेते हैं उसको, और ड़ में जीभ रगड़ती हुई आती है। ये ढ कौन सा? जिसके नीचे बिंदी लग रही है, ये कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं आता है, यह भी शब्द के अंत में आता है, या शब्द के मध्य में अगर आए तो दो स्वरों के बीच में आता है। जैसे आपने कहा पढ़ाई, ये है पढ़ाई, ढ़ जिसको बोलते हैं आप, तो एक तो ढ़ आपका आया इसमें दो स्वरों के बीच में, और या फिर ये आता है शब्द के अंत में। इस बात को भी याद रखना जरूरी। और जो बिना बिंदी वाला ढ है, वो शब्द के प्रारंभ में भी आ सकता है। ढक्कन, तो शब्द के प्रारंभ में आ सकता है वो, और शब्द के अंत में आ सकता है वो, और शब्द के मध्य में भी आ सकता है। कौन? ढ।
और ये जो आपका ढ़ है, यह शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आ सकता, आप बोल ही नहीं सकते इसको। मित्रों, सहस्वनिम या स्वनिम हैं, इनके साथ कुछ थोड़ी सी दिक्कतें भी हैं। जैसे आपने कहा कि ये श, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श कैसे बोलते हैं? जीव को उलटकर मूर्धा से स्पर्श कराकर बोलते हैं श। मैंने भी अभी ठीक नहीं बोला, अब बोल के बताता हूँ। दंत्य स, जीभ को दांतों से छू करके बोलिए, इसको कठोर तालु से छू कर बोलिए श, और आप जीभ को और उलटकर पीछे ले जाके स्पर्श कराइए, फिर बोलिए तो बनेगा श। साफ है, स, श और श। ये श जो है वह लिखने में तो है, लेकिन बोलने में लोग इसको सही उच्चारण इसका नहीं करते हैं। इसे आप एक समस्या मूलक कह सकते हैं। फिर दूसरी जो समस्या है वो आपके सामने अनुस्वार और विसर्ग की है। ये दोनों भी आपके व्यंजन हैं, स्वर नहीं हैं। पहले लोग इसको स्वर के रूप में पढ़ाया करते थे, ये स्थिति नहीं है। इन ध्वनियों में जो एक दूसरे के विरोधी नहीं परिपूरक में है, उनको तो आप कह देंगे सहस्वनिम, और जो एक दूसरे के विरोध में है उनको आप कह देंगे स्वनिम। और तीसरा जो आपको मैंने मुक्त वितरण बताया था। अब देखने की बात ये है, कुछ जो मुक्त वितरण वाली थी, ये फारसी के प्रभाव से हिंदी में क, जिसके नीचे बिंदी लगा के और हम कंठ से बोलते हैं क, ख, ग, घ, तो ये इस ध्वनि में आप चाहे क बोलें हिंदी का, चाहे नीचे बिंदी लगा करके फारसी का क बोलें, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कानून, और एक जैसे इसके में का की जगह आप चाहे बिंदी लगा के का बोलें, या आप उसको बिना बिंदी लगाए बोलें, कानून बोलने पर भी वही अर्थ होगा और कानून बोलने पर भी, न बोलने पर भी वही अर्थ होगा। दोनों में अर्थ भेदक क्षमता नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो ये हिंदी में कुछ ये जो स्वनिम हैं समस्या मूलक हैं, इनको भली भांति समझ लेना चाहिए। एक दो बात इसमें और रह जाती हैं, वो ये कि जैसे आपने कहा शुश्रूषा, सु और श्रु, ये चाहे आप सामान्य से लगाएं, दंत लगाएं, या फिर आप वो श्री वाला लगाएं, तालव्य वाला लगाएं, इसमें अर्थ में भेद नहीं पड़ता। जैसे सुश्रूषा और शुश्रूषा, ये स और श ये भी जो हैं आपके मुक्त वितरण में आ जाते हैं। इस प्रकार ध्वनि विज्ञान जो हमने आपके सामने रखा, जब ध्वनियों का हम सामान्य रूप से वर्णन करते हैं, सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ध्वनि विज्ञान। लेकिन जब ध्वनि विज्ञान की इन सारी बातों को हम किसी भाषा विशेष पर लागू कर देते हैं, भाषा विशेष की ध्वनियों का अध्ययन करते हैं, तो हम उसे कहते हैं स्वनिम विज्ञान। दोनों में बड़ा साफ अंतर है कि एक में भाषा सामान्य, जैसे मैं कहूँ कि प्रश्वास को अपने ओंठों से रोकिए और फिर झटके से छोड़िए, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। ये जो बात मैंने कही सारी भाषाओं पर लागू होती है। जैसे अंग्रेजी में पी के उच्चारण में आप प्रश्वास को रोकते हैं और झटके से छोड़ते हैं। जरा बिना झटके के छोड़ के तो देखिए, मैंने प्रश्वास को रोका, अब ओंठ अलग कर रहा हूँ, कोई ध्वनि नहीं निकली। आपको इसमें झटका मारना ही पड़ेगा, पै। ऐसे ही अंग्रेजी का
पी झटके से निकालेंगे। अगर पी को बिना झटके के आपने बोला तो करके रह जाइए, ध्वनि नहीं निकलेगी। तो ये जब मैं कहता हूँ बिना किसी भाषा का नाम लिए हुए कि प्रश्वास को ओंठों को बंद करके रोकना, फिर झटके से छोड़ना, इस प्रकार जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को हम ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। ये अंग्रेजी पर भी लागू है, सब भाषाओं पर लागू है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि प्रश्वास को ओंठों से रोककर झटके से छोड़ने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह हिंदी भाषा में प है, तब ये स्वनिम विज्ञान की बात आ जाएगी। क्यों कि जो पहले वाली बात थी सब भाषाओं पर लागू होती थी, ये दूसरी वाली बात जो है वह केवल हिंदी पर लागू होती है, इसलिए यह स्वनिम विज्ञान का कथन होगा, अंतर्गत आएगा, और जो पहले वाला कथन है वह ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आएगा। इस तरह से हम सारी ध्वनियों के प्रयत्न को देखते हुए, उच्चारण प्रयत्न को देखते हुए उनकी पहचान कर सकते हैं कि यह स्वनिम है या ये सहस्वनिम है या ये मुक्त वितरण में है। ऐसा करने से हम ध्वनियों के सही प्रयोग को जान पाएंगे और उनके बोलने की प्रक्रिया को जान पाएंगे और एक भाषा की ध्वनियों का समग्र अध्ययन कर सकेंगे। धन्यवाद।